आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचारधारा जिसका एक लंबे वक्त तक अलग अलग कारणों से मजाक बनाया गया। जब भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को पकड़ा और कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उसके बाद एक लंबे अरसे तक विरोधियों की ओर से एक और नारा चला। नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। दक्षिणपंथी समाजवाद, गांधीवादी दक्षिणपंथ की मूल अवधारणा को धारण किए हुए बनी ये पार्टी इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का आज प्रतीक बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः देश के सबसे स्वीकार्य और वाकपटु नेता को तैयार किया, जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका पार्टी के अंदर कई बार विरोध हुआ, कई बार किनारे लगाए जाने की भी खबरें आई, लेकिन देश का 3 बार प्रधानमंत्री बना। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ने दिल्ली के किराए के कमरे से पार्टी का दफ्तर शुरू किया, जो आज संभवतः दुनिया के सबसे आलीशान राजनीतिक दफ्तर को रखने वाली पार्टी बन चुकी है। 2 सांसदों से शुरू हुई पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दंभ भरती है। कभी अपने अस्तित्व के लिए जूझने वाली पार्टी ने आज देश की सबसे पुरानी पार्टी को अपने अस्तित्व के लिए जूझने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी तमाम उठापटक से भरी हुई है, तमाम समीकरणों को धता बताने वाली पार्टी की कहानी है। जिस देश में यह कभी माना जाता था कि कभी दक्षिणपंथ इतना मजबूत नहीं हो सकेगा कि वो सत्ता में आ सके और क्लियर मेजॉरिटी में आ सके, जिसके नेता खुद ये मानते थे कि आप अगर दक्षिणपंथी रहेंगे तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, आज वो लगातार 2 बार इस देश की क्लियर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में बैठी हुई है। आज हम आपको भाजपा की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर मुखर हिंदूवादी राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन एक समय पर इसी पार्टी में 2 विचार चलते थे। एक था बाकी के पार्टी नेताओं का संघ के बरक्स चलने वाला विचार, तो दूसरा था अटल बिहारी वाजपेयी का गांधीवादी समाजवाद और नेहरूवादी वैज्ञानिकवाद। लेकिन ये दोनों विचार भारतीय जनता पार्टी में बराबर फल फूल रहे थे। अगर पार्टी के उसमें बात करेंगे और थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार में फूट मचती है। कभी जनसंघ की जो स्क्रिप्ट थी उसके आधार पर एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए पार्टी बनाई जाती है। जनता पार्टी की सरकार गिरती है, पार्टी टूट जाती है, फिरोजशाह कोटला मैदान में बैठक होती है और एक नई पार्टी बनाने का ऐलान हो जाता है। इतिहास पीछे छूट चुका था, सत्ता से भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर थी। स्थापना के बाद पहला चुनाव था, चुनाव का साल था 1984 का लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी को तमाम उम्मीदें थी। लाल कृष्ण आडवाणी हिंदूवादी राजनीति के जरिए अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए थे। बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या होते हुए दिल्ली की राम जानकी यात्रा निकली थी। भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अनाधिकृत रूप से शामिल हुए थे, क्योंकि भाजपा के अधिकतर नेता ये मानते थे कि संघ से क्लियर हमारी करीबी और जनता के बीच में यह साफ साफ दिखना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, लोग हमको वोट नहीं देंगे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन दिल्ली में कुछ और होने वाला था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक अलसुबह हत्या हो चुकी थी। यात्रा की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। चुनाव हुआ और नतीजों के बाद भाजपा के एक नेता ने यह कहा कि एक लोकसभा का नहीं, शोक सभा का चुनाव था, क्योंकि नतीजे थे कि भाजपा बस 2 सीटें लोकसभा की जीत सकी थी अपने पहले चुनाव में। अटल बिहारी वाजपेयी तक अपना चुनाव हार चुके थे और अटल बिहारी वाजपेयी पर भी सवाल उठा था कि वो तो सबसे बड़े नेता थे, कैसे चुनाव हार गए। एक कमेटी बनी जांच करने के लिए। उम्मीद थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेगा, लेकिन उस जांच में अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को जिम्मेदार चुनावी हार के लिए नहीं माना गया। अध्यक्ष पद अटल बिहारी वाजपेयी का बरकरार रहा। फिर साल आया 1986। मार्च 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया और यह भाजपा में विशुद्ध और मुखर दक्षिणपंथ की शुरुआत थी। आरएसएस का हस्तक्षेप साफ तौर पर भाजपा में बढ़ने वाला था। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी की राय के खिलाफ जाकर के राम मंदिर आंदोलन से भाजपा साफ तौर पर जुड़ी। संघ से भाजपा में आए गोविंदाचार्य की पकड़ बढ़ी और नतीजा सामने था, अटल बिहारी वाजपेयी किनारे लगा दिए गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी को कोई लोकसभा सीट नहीं दी गई चुनाव लड़ने के लिए। कहा गया कि ज्यादा जगहों पर वाजपेयी पहुंच सकें, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन वाजपेयी के साथ गेम हो चुका था। वाजपेयी को किनारे लगाए जाने की कम से कम संगठन में पटकथा लिखी जा चुकी थी। वाजपेयी ने भाजपा की हिंदूवादी विचारधारा पर कहा था कि जो 2 सीटें जीती हैं वो भी नहीं जीतना चाहते हो क्या।
उसकी दो वजह थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के चल रही थी और उसके अलावा 1989 में भाजपा वाम दलों के साथ गठबंधन में थी, यानी राइट और लेफ्ट मिल करके सेंटर से लड़ने जा रहे थे। नतीजा सुखद रहा। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से बढ़कर के 86 लोकसभा सीटों पर पहुंच चुकी थी और लाल कृष्ण आडवाणी के राइट लेफ्ट फॉर्मूले पर मुहर लग चुकी थी और मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर चुकी थी भाजपा। उसके बाद 1996 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2 सांसदों से शुरू हुई पार्टी अब प्रधानमंत्री बना चुकी थी, लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। 13 दिन सरकार चली, सरकार गिर गई, लेकिन इस बात ने यह बल दिया कि दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति भी इस हिंदुस्तान का, सेक्युलर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। और साइकिल और किराए की जीप में प्रचार करने वाले व्यक्ति को इस देश ने अपना प्रधानमंत्री चुना था। भले ही 13 दिन के लिए, लेकिन यह किसी भी जुझारू आदमी के लिए काफी था इस बात का संदेश खुद को देने के लिए और खुद को यकीन दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ भी वाला खेल हुआ। तमाम विवादों और पार्टी के अंदरूनी मसलों से उबरते हुए पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई। मध्यावधि चुनाव हुए थे 1998 में। इस चुनाव में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी 388 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से 182 सीटों पर जीत हासिल हुई। कई दलों के सहयोग से दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन एक बार फिर से 13 महीने के बाद सरकार गिर जाती है। पहली बार 13 दिन के बाद और इस बार 13 महीनों के बाद सरकार गिर गई। 17 अप्रैल 1999 को एक मत की कमी के कारण लोकसभा को भंग कर दिया गया। इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की लोकसभा का सबसे ऐतिहासिक भाषण दिया था। कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। कहा गया था कि अगर स्पीकर का वोट लिया जाता तो भाजपा की सरकार बन सकती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अगर इस तरीके से सरकार बनती है तो मैं उस सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का 13 महीने का कार्यकाल देश को संदेश देने के लिए काफी था कि एक प्रोग्रेसिव विचारधारा वाला आदमी है जो हमारे बीच में है, चुनाव लड़ता है, उसको सरकार दी जा सकती है। 13 महीने का कार्यकाल में देश में पहली बार राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी भारत विजयी हुआ। 40 महीने में तीसरी बार 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ और 13 महीने का जो कार्यकाल था उसने इतना मैसेज दे दिया था हिंदुस्तान को, जो अटल बिहारी वाजपेयी को दोबारा से अपना प्रधानमंत्री चुनने के कारण के तौर पर काफी था। 6 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आए। भाजपा के अगुवाई वाले एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन को 298 सीटें मिली थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं थी, लेकिन एनडीए बहुमत में था। भाजपा को 182 सीटें मिली और नतीजन 13 अक्टूबर को भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। 13 एक अजब समीकरण भाजपा के साथ था। कभी 13 दिन की सरकार गिरती है, कभी 13 महीने की सरकार गिरती है और कभी 13 अक्टूबर को भाजपा की सरकार बनती है। भाजपा 5 साल पूरे तरीके से सत्ता में रहती है। 2004 में पहली बार भाजपा ने अपने शासन के 5 वर्ष पूरे किए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का फिर से नेहरूवादी और गांधीवादी समाजवाद का विचारधारा हावी होने लगी भाजपा पर। भारत उदय, शाइनिंग इंडिया और फील गुड के नारों के साथ भाजपा ने हिंदूवादी एजेंडे को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था और सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से चुनाव में उतरी, लेकिन समाजवाद की विचारधारा के साथ उतरे प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में थे अटल बिहारी वाजपेयी, और सत्ता में जो थी भाजपा, उसको करारी हार मिली और एक बार फिर से चुनाव में भाजपा सत्ता से दूर हो चुकी थी। इस चुनाव में भाजपा को महज 138 सीटें मिली थी। एक बार फिर से 5 साल के बाद 2009 में चुनाव हुए, लेकिन इस बार भाजपा की हालत और खराब हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 116 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई और फिर से विपक्ष में ही रहना पड़ा। इन सब के दौरान एक बैठक होती है जिसने पूरा दस्तूर हाल बदल दिया। पार्टी की कार्यकारिणी की एक बैठक गोवा में हुई और खेल पलट गया। गोवा की 2 बैठकें बड़ी याद की जाती है। एक हुई थी जब गोधरा में तमाम घटनाएं हुई थी और वहां पर जो नरसंहार हुआ था, आगजनी हुई थी, तब एक बैठक हुई थी और उसके बाद एक बैठक अब हुई थी। और एक बार दोनों बैठकों में एक व्यक्ति जीता था, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। और अगले लोकसभा चुनाव के लिए, 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया।
तमाम नेता पीछे छूट चुके थे। कई लोगों को इस बात से नाराजगी भी हुई थी, निराशा भी हुई थी, लेकिन नतीजा जो रहा वो सुखद रहा। जोरदार तरीके से बहुमत भाजपा को मिला और जीत भी मिली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा थे, लेकिन इस दौरान विरोध करने वाले भी कम नहीं थे। एक नाम बड़ा जिक्र में आता है, जिसको बाद में भाजपा ने बड़े अच्छे से अपनाया। वो नाम था सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज कभी भारतीय जनता पार्टी की मुखर खिलाफत किया करती थी जब वो जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल थी। उन्होंने उसके बाद जब भाजपा में आई और बड़ी इज्जत मिली और माना गया कि अटल आडवाणी के बाद अगर कोई चेहरा बनेगा तो वो सुषमा स्वराज बनेगी, और एक वक्त पर खुद को ही सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उसकी कहानी ये थी कि सुषमा स्वराज जो लगातार विपक्ष की नेता बन रही थी, उन्होंने कहा कि जो एक तरीके से लोकतंत्र में चलता है, जो विपक्ष का नेता होता है, अगर उसकी पार्टी की सरकार बनती है तो अगली बार वही प्रधानमंत्री बनता है। यही भाजपा में भी हो रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुषमा स्वराज जैसे तमाम चेहरे थे जिनको किनारे लगाया जा चुका था, कई लोगों को अपने अपने हिसाब से फिट किया जा चुका था। राजनाथ सिंह भी उन्हीं नामों में से एक थे। लेकिन 282 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। 335 सीटें जीतने वाले एनडीए की अगुवाई नरेंद्र मोदी और 282 सीटों वाली भाजपा कर रही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। 5 सालों तक बढ़िया सी सरकार चलाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से 2019 में चुनाव होते हैं। 5 साल लगातार एक बार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए थे। उसके बाद फिर से भाजपा को 19 में भी प्रचंड बहुमत मिलता है और इस बार भाजपा को और भी सीटें मिली थी। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। एनडीए 352 टोटल जोड़ करके हुआ था। यानी कि साफ था कि देश का मन एक बार फिर से था कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी है उसको सत्ता सौंप दी जाए। और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता बनते हैं जो 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। आज भाजपा का 42वां स्थापना दिवस है। तमाम उठापटक और तमाम लड़ाइयां हैं, तमाम कहानियां जो इस दरमियान छूट गई हैं, उनको सुनाया जाना भी एक बार में मुमकिन नहीं है। लेकिन कहानी इतनी सी है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था, अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा, आज भाजपा के साथ वही हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।